गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के जो बॉटनी सेकंड पेपर है उसका माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में जीवाणुओं में पोषण के अंतर्गत आज हम कुछ अध्ययन करेंगे। देखिए, जीवाणुओं में पोषण पढ़ने से पहले हम ये देख लें कि पोषण क्या है। पोषण या न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है, जिससे कि बाद में उपापचय क्रियाओं के द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जा सके। तो पोषण एक भोजन को प्राप्त करना और उससे ऊर्जा प्राप्त करने हेतु जो भोजन का अंतर्ग्रहण है वह पोषण कहलाता है। पोषण मुख्यतः है सभी जीवों में, पादपों की तरह भी, और सभी जीवों में मुख्यतः दो प्रकार का जो है पोषण पाया जाता है। मतलब कुछ जीवों में स्वपोषित एक प्रकार का, कुछ में दूसरे प्रकार का। तो कुल मिलाकर दो प्रकार के पोषण हम पढ़ते हैं। एक तो स्वपोषी पोषण जिसको हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, और दूसरा होता है परपोषी जिसे हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है कि जो भोजन का निर्माण है, जो भोजन पोषण के लिए उपयोग में लिया जा रहा है, वह भोजन का निर्माण स्वयं जीव के द्वारा किया जाए। यदि अपने आप किया जाए तो वह स्वपोषी प्रकार का पोषण। यदि भोजन के हेतु किसी दूसरे पर निर्भर है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर हैं या किसी दूसरी प्रक्रिया पर निर्भर हैं, तो वह पोषण परपोषी प्रकार का पोषण कहलाता है। स्वपोषी प्रकार का पोषण जैसे आप समझ सकते हैं कि पादपों में पाया जाने वाला पोषण स्वपोषी प्रकार का होता है, क्योंकि पादप अपने भोजन का निर्माण करने में स्वयं सक्षम होते हैं। पादप अपने भोजन का निर्माण स्वयं करने में सक्षम किस प्रक्रिया के द्वारा होते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पादपों में क्यों होती है? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नाम का एक हरित वर्णक पाया जाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से रेडिएंट एनर्जी यानी कि सनलाइट का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। तो यह कार्बोहाइड्रेट जो है उसके उपापचय क्रियाओं में उपयोग में आ जाता है। तो यह पूरा का पूरा पोषण स्वपोषी प्रकार का पोषण कहलाता है। जबकि परपोषी प्रकार का पोषण के अंतर्गत जो जीव है वह स्वयं अपने भोजन का निर्माण ना कर किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। यानी कि या तो वह जो है मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करेगा, या फिर वह किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहकर अपना भोजन प्राप्त करेगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि वह जीव सहजीवी तरीके से किसी दूसरे पर के साथ रहकर स्वयं का जीवन यापन करता हो। तो इस प्रकार पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी तथा परपोषी प्रकार के पोषण। आज हम बात करने जा रहे हैं जीवाणुओं में पोषण। तो जीवाणुओं में भी पोषण दो प्रकार का पाया जाता है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। एक बार देखते हैं हम। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पोषण के प्रकार के आधार पर जीवाणु को दो भागों में बांटा गया है, स्वपोषी और परपोषी जीवाणु। स्वपोषी जीवाणु दो प्रकार के हैं। स्वपोषी जीवाणु ऐसे जीवाणु जो कि भोजन का निर्माण स्वयं करने में सक्षम होते हैं, स्वयं भोजन निर्माण करते हैं। स्वपोषी जीवाणुओं को किस प्रकार ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं यह हम देखेंगे। इनको मुख्यतः निम्न कैटेगरीज में बांटा गया है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु एवं रसायन संश्लेषी जीवाणु। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है कि यदि प्रकाश संश्लेषी का मतलब किसी कार्बन डाइऑक्साइड और किसी एक हाइड्रोजन स्रोत के द्वारा यदि वह कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेता है, तो ऐसे स्थिति में वह प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहलाता है। अब प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में भोजन निर्माण के लिए एक विशिष्ट प्रकार का वर्णक पाया जाता है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे।
जिसे हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल या जीवाणु पर्णहरित कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषित जीवाणु ऐसे जीवाणु होते हैं कि जो जीवाणु पर्णहरित की सहायता से भोजन का निर्माण करने में या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं को 3 भागों में बांटा गया है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हरित गंधक जीवाणु, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया बैंगनी गंधक जीवाणु, और दूसरे सल्फर पर्पल बैक्टीरिया जो कि नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया जो कि पर्पल बैक्टीरिया होते हैं, नॉन सल्फर होते हैं। रसायन संश्लेषित जीवाणु ऐसे जीवाणु जो कि विभिन्न रासायनिक पदार्थों से उनकी यानी कि विभिन्न रासायनिक पदार्थों की आपसी रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अर्थात कोई रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनकी सहायता से जो ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा का ये उपयोग अपने उपापचयी क्रियाओं में करते हैं। ऐसे जीवाणु भी होते हैं सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया का नाम इस आधार पर रखा गया है कि ये किस यौगिक के द्वारा या किस तत्व के द्वारा जो है उसकी रासायनिक क्रिया के द्वारा अपने भोजन का या ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। ब्रॉडली स्वयंपोषी जीवाणुओं को 2 भागों में बांटा गया, प्रकाश संश्लेषित जीवाणु फोटोट्रॉफिक और कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया रसायन संश्लेषित जीवाणु। दूसरा प्रकार जो है परपोषी जीवाणु ऐसे जीवाणु जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करने में सक्षम नहीं होते तथा भोजन तथा ऊर्जा के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, वह परपोषी जीवाणु कहलाते हैं। यह भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। परजीवी पैरासिटिक जीवाणु जो कि किसी जीवित लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है उससे अपने भोजन को प्राप्त करेंगे। सैप्रोफिटिक मृत कार्बनिक पदार्थों से अपने पोषण प्राप्त करते हैं। और सिम्बायोटिक ये एक दूसरे जीव को बिना हानि पहुंचाए उसके साथ रहते हैं और उससे साथ रह के अपना जीवन यापन करते हैं और ऊर्जा की प्राप्ति होती है इनको। तो इस प्रकार परपोषी जीवाणुओं के भी 3 प्रकार हो जाते हैं, परजीवी, मृतोपजीवी तथा सहजीवी। अब हम आगे देखते हैं, एक एक को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फोटोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये प्रकाश संश्लेषित जीवाणु हैं। इनमें जैसा कि बात की थी कि इनमें एक क्लोरोफिल पाया जाता है जिसको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं, यानी कि ये सामान्य प्रकार का पादपों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल की तुलना में अलग होता है संरचनात्मक रूप से। ये जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है बैक्टीरियो विरिडिन के नाम से एवं क्लोरोबियम क्लोरोफिल के रूप में पाया जाता है। ये पर्णहरित भी उच्च श्रेणी के पादपों में पाए जाने वाले पर्णहरित की तरह ही मैग्नीशियम के यौगिक होते हैं, लेकिन ये लवक पर नहीं मिलते, यानी कि प्लास्टिड्स पर उपस्थित नहीं होते हैं। ये पर्णहरित क्रोमेटोफोर पर विकसित होते हैं। किस पर होंगे? क्रोमेटोफोर पर। होता क्या है कि इसकी जो रासायनिक क्रिया है CO2 + H2A, ये कोई भी यौगिक होगा जो कि हाइड्रोजन के स्रोत के रूप में इसे H2A के साथ एक यौगिक बनाता है, और ये CH2ON + 2A + H2O + एनर्जी ये निकलेगी। तो ये जो A है कोई यौगिक होता है। अब यह यौगिक कौन होता है? यहाँ पर जैसे जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले अधिकतर जो यौगिक हैं ये गंधक के होते हैं, तो CO2 + H2S। तो ये A यौगिक, A जो तत्व है यह हो गया गंधक या सल्फर। तो मुख्यतः जिस प्रकार पादपों में यहाँ पर ये जल होता है हाइड्रोजन दाता CO2 + H2O जिसकी हमने पहले बात की थी, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रदाता होगा वो क्या होगा? H2S। ठीक है, तो ये तो एक मुख्य डिफरेंस हो गया।
क्लोरोफिल का डिफरेंस हो ही गया, यह भी मैग्नीशियम का होता है, बैक्टीरियोविरिडिन, क्लोरोबियम, क्लोरोफिल। तो हाइड्रोजन का स्रोत कौन सा रहेगा इसमें? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड ही इसमें हाइड्रोजन का स्रोत होता है, और अंत में क्या निकलेगा? CH2ON प्लस ये जो A है इसकी जगह हम क्या मान रहे हैं अब? S। तो यहाँ पर सल्फर निकल जाएगा और H2O प्लस एनर्जी बाहर निकल जाएगी। तो ये जो है पूरी प्रक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण का है वह रासायनिक क्रिया यहाँ पर दिखाई जा रही है। अगला हम देखते हैं फोटोऑटोट्रोफिक के बाद। फोटोऑटोट्रोफिक में ही जो हमने बात की थी कि फोटोऑटोट्रोफिक 3 प्रकार के होते हैं, ग्रीन सल्फर और पर्पल सल्फर और नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया। तो जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जो पिगमेंट है वो कौन सा होगा? क्लोरोबियम क्लोरोफिल, जो कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन या अंतर्वलन में उपस्थित होता है। हाइड्रोजन दाता कौन रहेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड जैसा कि है। तो क्लोरोबियम नामक जीवाणु के अंतर्गत यह ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो है इसका उदाहरण है क्लोरोबियम जीवाणु का। अगला है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये भी ऑटोट्रॉफ होते हैं, लेकिन इनका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी होता है। तो कौन सा होगा यहाँ पर? बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए या बी। जबकि पर्पल में हमने क्या देखा था? क्या? क्लोरोबियम क्लोरोफिल। ठीक है, थायोस्पाइरुलम इत्यादि, क्रोमेशियम इत्यादि इसके उदाहरण हैं। अभी आपको नोट्स में ये सब दे दिए जाएंगे। दूसरा है नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया। तीसरा, जो कि इनमें सल्फर कभी एक्यूमुलेट नहीं होता कभी कोशिका में, तो ऐसी स्थिति में इनमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है यह भी बैक्टीरियो क्लोरोफिल ही होता है। CO2 जो है वो जस्ट रेस्पिरेशन में निकाल दी जाती है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिडक्शन है वह किसी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पर निर्भर रहता है, तो ऐसी स्थिति में यह नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया कहलाएंगे, क्योंकि सल्फर इसमें उपस्थित नहीं होता है, सल्फर की उपस्थिति नहीं होती है, जबकि किसी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट जैसे कि प्रोपियोनिक एसिड है उसकी सहायता से इनमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अब अगला हम देखते हैं कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जैसा कि मैंने बताया कि विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं से निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग ये जीवाणु करते हैं। किस प्रकार से करते हैं देखते हैं। सबसे पहले गंधक जीवाणु या आयरन बैक्टीरिया जो होते हैं ये ऑक्सीडाइज करते हैं किसी फेरस कंपाउंड को, और इनको फेरिक कंपाउंड में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि 4FeCO3 प्लस O2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू 4FeOS3 प्लस 4CO2 प्लस एनर्जी। अब ये जो एनर्जी निकल रही है यह एनर्जी जीवाणु अपने उपयोग में ले लेता है, यानी कि फेरस कंपाउंड्स को यह ऑक्सीडाइज करके फेरिक कंपाउंड में बदल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो ऊर्जा निकलेगी इस ऊर्जा को उपयोग में जीवाणु ले लेता है, क्योंकि भोजन का मुख्य अंतिम जो कार्य है वो क्या है कि ऊर्जा को प्रदान करना। तो ऊर्जा इसको इस रासायनिक क्रिया के द्वारा मिल जाती है। चूँकि इन बैक्टीरिया में ऑक्सीकरण हेतु फेरिस कंपाउंड को उपयोग में लिया जाता है, लौह यौगिक का उपयोग में लिया जाता है, इसीलिए इसको लौह जीवाणु भी कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं गंधक जीवाणु। गंधक जीवाणु क्या करेगा? जैसे कि यहाँ पर लौह जो यौगिक है उसका उपयोग किया गया है, यहाँ पर किसका उपयोग किया जाएगा? गंधक का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार होगी रिएक्शन 2H2S प्लस O2 इज इक्वल टू 2S
प्लस 2H2O प्लस एनर्जी, यहाँ पर भी एनर्जी निकलेगी। ये जो ऊर्जा है यह ऊर्जा उपयोग में ले ली जाएगी जीवाणु के द्वारा अपनी उपापचय क्रियाओं के लिए। ठीक है, तो एनर्जी उसको मिल गई। यौगिक कौन सा था? हाइड्रोजन सल्फाइड, गंधक युक्त है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया? गंधक जीवाणु। तीसरा हो गया हाइड्रोजन जीवाणु। हाइड्रोजन जीवाणु में हाइड्रोजन यौगिक होगा। तो हाइड्रोजन क्या, ये जो जीवाणु होते हैं ये क्या करते हैं कि आणविक हाइड्रोजन को, जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है उसको जल में बदल देते हैं। आणविक हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करेंगे, जल में बदलेंगे। ऐसी स्थिति में एनर्जी निकलेगी और यह एनर्जी जीवाणुओं के द्वारा उपयोग में ले ली जाएगी। तो और इससे प्राप्त जो ऊर्जा है उसका उपयोग ये रासायनिक संश्लेषण में करते हैं। रासायनिक संश्लेषण में कैसे करेंगे? 2H2 प्लस CO2 प्लस एनर्जी, कौन सी एनर्जी निकली? ये निकली। इसको ये डायरेक्ट भी ले सकते हैं और यहाँ पर भी एनर्जी का उपयोग करके और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेंगे प्लस H2, तो ये बन गया कार्बोहाइड्रेट, इसका ही उपयोग कर लेंगे। तो अल्टीमेट जो है वो क्या है? ऊर्जा का उत्पादन होना। ऊर्जा का उत्पादन कैसे हो रहा है? विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा। रासायनिक क्रियाएं कैसे हो रही हैं? ऑक्सीडाइजेशन के, ऑक्सीकृत कर रही हैं। किसको ऑक्सीकृत कर रही हैं? संबंधित यौगिक को, संबंधित तत्व को, संबंधित तत्व का यौगिक। जैसे कि आयरन बैक्टीरिया लौह के यौगिक को ऑक्सीकृत करके उसको, उससे प्राप्त जो ऊर्जा है उसका उपयोग करता है। गंधक जीवाणु गंधक के यौगिक को ऑक्सीकृत करके उससे निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग करता है। हाइड्रोजन जीवाणु हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके उससे निकलने वाली एनर्जी का उपयोग करता है। चौथा था हमारा इसमें नाइट्रीफाइंग जीवाणु, नाइट्रीकारी जीवाणु। नाइट्रीकारी जीवाणु क्या? नाइट्रीकारी जीवाणु नाइट्रोजन के यौगिकों का उपयोग करेंगे। दो प्रकार से हो सकता है ये। कुछ जो जीवाणु होते हैं अमोनिया को नाइट्राइट में ऑक्सीकृत करते हैं। जैसे मान लीजिए ये अमोनिया है 2NH3, इसको ऑक्सीकृत कर देंगे नाइट्राइट में 2H2O। अब इसमें निकलेगी एनर्जी, ऊर्जा, इस ऊर्जा का उपयोग कर लेंगे। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमोनास है तथा नाइट्रोकोकस है, ये अमोनिया को नाइट्राइट में ऑक्सीकृत कर देते हैं। ये हो गया नाइट्राइट और ये है अमोनिया। दूसरे प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे? जैसे कि नाइट्रोबैक्टर है या बैक्टोडर्मा है, ये क्या करेंगे कि जो नाइट्राइट है 2HNO2 प्लस O2, इसको, ये जो नाइट्राइट है इस नाइट्राइट को ये नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देते हैं और भी ऑक्सीकृत कर देंगे तो HNO3 हो जाएगा ये, और प्लस एनर्जी निकल जाएगी। ये एनर्जी का उपयोग करेंगे तो ये क्या हो गया? नाइट्रेट। ठीक है, तो इस प्रकार ये जीवाणु जो हैं विभिन्न यौगिकों के द्वारा, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे गंधक हो, चाहे आयरन हो, इनके ऑक्सीकरण से निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग स्वयं हेतु करते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे जैसा कि इस चार्ट में दिखाया गया था, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हमने पढ़ लिए। कुछ होते हैं कार्बन जीवाणु, मैथेन जीवाणु, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड से को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कार्बन जीवाणु। मैथेन जीवाणु जैसे मैथनोमोनास है, ये जीवाणु मैथेन को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो ये भी ऊर्जा प्राप्त कर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के उदाहरण हैं। ये भी हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। और दूसरा जो है हमारा परपोषी प्रकार के जो जीवाणु हैं, इनके बारे में भी आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज न्यूट्रिशनल टाइप्स इन बैक्टीरिया का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इन सभी बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स और इनकी डिटेल में देखने के लिए आपके नोट्स जो हैं वो शेयर कर दिए जाएंगे ग्रुप पर।